नमस्ते। मैं तुम्हारा सबसे अच्छा टीचर हूं और मैं तुम्हें इस तरह सिखाऊंगा कि तुम इस पूरे टॉपिक के किंग बन जाओगे। हम एक एक लाइन और एक एक शब्द को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है? इसे हिंदी में लाभ का पद कहते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखो। मान लो तुम अपनी क्लास के मॉनिटर MLA या MP हो। तुम्हारा काम है ये देखना कि स्कूल में सब ठीक से चले। लेकिन अगर स्कूल का प्रिंसिपल गवर्नमेंट तुम्हें चुपके से एक और काम दे दे, जैसे स्कूल की कैंटीन का मैनेजर बनाना, और उसके बदले तुम्हें ढेर सारी आइसक्रीम और पैसे दे, तो क्या तुम कभी प्रिंसिपल की गलती निकाल पाओगे? नहीं ना। तुम डरोगे कि कहीं तुम्हारी आइसक्रीम और पैसे न छिन जाएं। बस इसी दूसरे काम को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। ये सरकार में एक ऐसी पोजीशन जगह है जिसे कोई भी विधायक, MLA या सांसद MP नहीं ले सकता। अगर वो ऐसा पद लेते हैं तो उन्हें उनकी मुख्य नौकरी MLA MP से निकाल दिया जाएगा। फायदा और कमाई, सैलरीज एंड बेनिफिट्स। इस पद पोस्ट पर बैठने वाले इंसान को सरकार की तरफ से सैलरीज, तनख्वाह, परक्विजिट्स, ऊपर की सुख सुविधाएं जैसे गाड़ी, बंगला और कई तरह के बेनिफिट्स फायदे मिलते हैं। हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी नेता अपनी शक्ति का इस्तेमाल खुद को अमीर बनाने के लिए नहीं कर सकता। अगर कोई नेता ऐसा पद लेता है जहां से उसे फाइनेंशियल बेनिफिट, पैसों का फायदा हो रहा हो, तो उसे तुरंत हटना होगा। यहां एक बड़ी बात याद रखना, पैसा कितना मिल रहा है ये इमैटेरियल बेमतलब है। चाहे 1 रुपया मिले या 1 लाख, अगर वो पद फायदे वाला है तो वह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। संविधान के नियम, आर्टिकल्स 102 एंड 191। भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में 2 बहुत जरूरी नियम लिखे हैं। आर्टिकल 102(1)(a) कहता है कि दिल्ली में बैठने वाले सांसद MP लाभ का पद नहीं ले सकते। वहीं आर्टिकल 191(1)(a) कहता है कि राज्यों में बैठने वाले विधायक, MLA या MLC ऐसा कोई पद नहीं ले सकते। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारे नेता लालच में न आए। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम नाम का एक और कानून है जो साफ कहता है कि अगर कोई नेता लाभ के पद पर पाया गया तो उसे डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्य घोषित करना का सामना करना पड़ेगा, यानी उसे उसकी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट, द 5 पॉइंट टेस्ट। हैरानी की बात यह है कि हमारे कानून में इसकी कोई एक पक्की परिभाषा, डेफिनेशन नहीं लिखी है। लेकिन 1964 में सुप्रीम कोर्ट, भारत की सबसे बड़ी अदालत, ने कुछ इशारे दिए जिनसे हम पहचान सकते हैं कि कोई नौकरी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं। इसे पहचानने के लिए 5 बातें देखी जाती हैं। 1. क्या सरकार ने उस इंसान को अपॉइंट नियुक्त किया है? 2. क्या सरकार उसे उस काम से टर्मिनेट, हटा निकाल कर सकती है? 3. क्या उसकी रिम्यूनरेशन, मेहनताना या सैलरी सरकार तय करती है? 4. क्या पैसा सरकारी खजाने से आ रहा है? और 5. क्या उस पद के साथ कोई बड़ी पावर, शक्ति मिलती है? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। संसद की शक्ति और चुनौती, पार्लियामेंट्स पावर। कभी कभी संसद, पार्लियामेंट एक लिस्ट बनाती है और कहती है कि ये कुछ खास नौकरियां लाभ का पद नहीं मानी जाएंगी, यानी नेता वो काम कर सकते हैं। लेकिन संसद की इस बात को भी कोर्ट ऑफ लॉ, अदालत में चैलेंज, चुनौती दी जा सकती है। अगर कोर्ट को लगा कि संसद गलत कर रही है तो कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है। इसका मतलब है कि आखिरी फैसला हमेशा कानून और इंसाफ का ही होता है। शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर। आखिर यह नियम इतना जरूरी क्यों है? इसका असली कारण है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का अलगाव। हमारे देश में कानून बनाने वाले, लेजिस्लेटर्स, और देश चलाने वाले, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, अलग अलग होने चाहिए। अगर एक विधायक सरकार के नीचे काम करने लगेगा तो वो सरकार की गलतियों पर सवाल नहीं उठा पाएगा। वो सरकार के इन्फ्लुएंस, दबाव या प्रभाव में आ जाएगा। यह नियम पक्का करता है कि नेता ईमानदारी से अपना काम करें और उनके निजी फायदे और देश की सेवा के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट, टकराव ना हो। प्रोनाउंसिएशन गाइड, उच्चारण गाइड। 1. कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल माइनस संवैधानिक। 2. डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन माइनस अयोग्यता। 3. रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन माइनस पारिश्रमिक, सैलरी। 4. लेजिस्लेटर्स, लेजिस्लेटर्स माइनस कानून बनाने वाले। 5. इमैटेरियल, इमैटेरियल माइनस महत्वहीन। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ असली उदाहरण दूं, जैसे जया बच्चन या सोनिया गांधी के साथ क्या हुआ था?
नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। आज हम भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऐसी बातें सीखेंगे कि आप अपनी क्लास के सबसे बुद्धिमान बच्चे बन जाएंगे। हम इसे बिल्कुल वैसे समझेंगे जैसे स्कूल के नियमों को समझते हैं। प्रेसिडेंट का फैसला और इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट्स डिसीजन और इलेक्शन कमीशन। सबसे पहले मान लो कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ ऐसी गलतियां करता है जो साधारण रेगुलर हैं। जैसे उसने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला, वो भारत का नागरिक सिटीजन नहीं है, या उसका दिमाग अनसाउंड माइंड ठीक नहीं है। ऐसे मामलों में उस मेंबर को पद से हटाने का आखिरी फैसला भारत के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का होता है। लेकिन प्रेसिडेंट खुद अपनी मर्जी से फैसला नहीं ले सकते। उन्हें इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग से सलाह मांगनी पड़ती है। इलेक्शन कमीशन जो भी राय देगा प्रेसिडेंट को बिल्कुल वैसा ही करना होगा। इसे ऐसे समझो जैसे स्कूल के प्रिंसिपल प्रेसिडेंट को किसी बच्चे को निकालने से पहले क्लास टीचर इलेक्शन कमीशन से पूछना पड़े और टीचर जो कहे वही मानना पड़े। दल बदल कानून की शुरुआत, एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट। पुराने समय में नेता लोग एक पार्टी से जीतकर दूसरी पार्टी में भाग जाते थे। इसे रोकने के लिए 1985 में सरकार एक नया नियम लाई जिसे 52nd अमेंडमेंट एक्ट 52वां संशोधन अधिनियम कहते हैं। इस नियम को संविधान की 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची में डाला गया। इसे ही हम एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। डिफेक्शन का मतलब होता है अपनी टीम को धोखा देकर दूसरी टीम में चले जाना। ये कानून इसलिए बना ताकि सरकारें स्थिर रहें और नेता लोग बार बार पाला न बदलें। दल बदल के नियम, आर्टिकल 102(2) और 191(2) ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। अब हम सीखेंगे कि किस गलती पर किसी नेता की कुर्सी छिन सकती है। पहला नियम है वॉलंटरली रिजाइनिंग, अपनी मर्जी से इस्तीफा देना। अगर कोई मेंबर चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी को खुद छोड़ देता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा नियम है व्हिप का पालन न करना। व्हिप पार्टी लीडर के उस आदेश को कहते हैं जो कहता है कि तुम्हें इसी बटन को दबाकर वोट देना है। अगर कोई मेंबर पार्टी के खिलाफ जाकर वोट देता है या वोटिंग वाले दिन बिना बताए गायब एब्सटेन हो जाता है तो उसे अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। इसे ऐसे समझो जैसे आपकी टीम के कैप्टन ने कहा बैटिंग करो और आप जानबूझकर बॉलिंग करने लगे तो आपको टीम से निकाल दिया जाएगा। इंडिपेंडेंट और नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए नियम, इंडिपेंडेंट और नॉमिनेटेड मेंबर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी पार्टी के टिकट पर नहीं बल्कि अकेले चुनाव लड़ते हैं। उन्हें इंडिपेंडेंट मेंबर्स, स्वतंत्र सदस्य कहते हैं। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर जीतने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसे तुरंत निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ खास लोग होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट खुद चुनते हैं। उन्हें नॉमिनेटेड मेंबर्स, मनोनीत सदस्य कहते हैं। इन लोगों को 6 months, 6 महीने का समय दिया जाता है। अगर वे इन 6 महीनों के अंदर किसी पार्टी में जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, लेकिन 6 महीने खत्म होने के बाद अगर वे किसी पार्टी में जाते हैं तो उन्हें गद्दार मानकर पद से हटा दिया जाएगा। फैसला कौन लेगा और कोर्ट की शक्ति, हु डिसाइड्स और जुडिशियल रिव्यू। यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जब बात पार्टी बदलने डिफेक्शन की आती है तो प्रेसिडेंट फैसला नहीं लेते। राज्यसभा में इसका फैसला वहां के चेयरमैन सभापति लेते हैं और लोकसभा में स्पीकर अध्यक्ष लेते हैं। पहले ये नियम था कि स्पीकर का फैसला पत्थर की लकीर है, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर इंसान है और उनसे भी गलती हो सकती है। इसलिए कोर्ट उनके फैसले की जांच कर सकता है, जिसे जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा कहते हैं। अगर स्पीकर ने किसी मेंबर के साथ अन्याय किया है तो कोर्ट उसे इंसाफ दिला सकता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसे असली उदाहरण, रियल एग्जाम्पल्स दूं जहां नेताओं ने ये नियम तोड़ा और उनकी कुर्सी चली गई?
नमस्ते मेरे छोटे से जीनियस। चलो आज हम भारत के सबसे बड़े नियम यानी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के इन मुश्किल पन्नों को एक मजेदार कहानी की तरह समझते हैं। मैं तुम्हें ये सब इतनी सादगी से समझाऊंगा कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। 1. एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। सबसे पहले समझते हैं डिफेक्शन, दल बदल का मतलब। मान लो तुम अपनी क्रिकेट टीम ए के कैप्टन हो। मैच के बीच में ही दूसरी टीम तुम्हें एक बड़ी चॉकलेट का लालच देती है और तुम अपनी टीम छोड़कर उनके पास चले जाते हो। ये तो गलत बात है ना। 1970 और 80 के दशक में इंडिया के नेता भी यही कर रहे थे। वे कुर्सी और पैसों के लालच में बार बार अपनी पार्टी बदल रहे थे, जिससे सरकार गिर जाती थी। इसे ही इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता कहते हैं। इस बुराई को खत्म करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। ये कानून कहता है कि अगर आप एक पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं तो आप उसे छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, वरना आपकी नौकरी सीट छिन जाएगी। लेकिन इस कानून की एक बुराई, क्रिटिसिज्म भी है। हर पार्टी में एक विप सचेतक होता है। यह एक मॉनिटर की तरह होता है जो सबको बताता है कि किसे हां बोलना है और किसे ना। अगर कोई नेता अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके कुछ अलग बोलना चाहे तो वो नहीं बोल सकता, क्योंकि उसे विप की बात माननी पड़ती है। लोग कहते हैं कि इससे नेताओं की फ्री स्पीच, बोलने की आज़ादी खत्म हो रही है और वे अच्छी डिबेट्स, बहस नहीं कर पाते। 1992 में किहोटो होलोहोन वीएस जकिलहू नाम के एक बड़े केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून बिल्कुल सही है, क्योंकि ये देश को बचाने के लिए है। कोर्ट ने यह भी बताया कि किसी नेता को निकालना है या नहीं, इसका फैसला प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर, लोकसभा का मुखिया, या चेयरमैन, राज्यसभा का मुखिया ही करेगा। हालांकि अगर फैसला बहुत गलत हुआ तो बाद में कोर्ट उसे चेक कर सकता है, जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। 2. वेकेशन ऑफ सीट्स, सीट खाली होने के नियम। अब समझते हैं कि पार्लियामेंट में किसी नेता की सीट कब और कैसे खाली हो जाती है। इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कुछ मजेदार नियम दिए गए हैं। पहला नियम है 2 घरों का चक्कर। अगर कोई सुपर लकी नेता लोकसभा और राज्यसभा दोनों का चुनाव जीत जाए तो उसे 10 डेज 10 दिन के अंदर बताना होगा कि उसे कहां रहना है। अगर वो चुप रहा तो उसकी राज्यसभा वाली सीट अपने आप खाली हो जाएगी। दूसरा नियम यह है कि अगर कोई पहले से एक हाउस का मेंबर है और दूसरे हाउस का चुनाव भी जीत जाए तो उसकी पहली वाली सीट खाली हो जाती है। तीसरा नियम, अगर कोई नेता एक ही हाउस में 2 अलग अलग जगहों सीट से जीत जाए तो उसे एक सीट छोड़नी होगी, वरना उसकी बोथ सीट्स, दोनों सीटें खाली हो जाएंगी। एक और बहुत जरूरी नियम है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधानसभा के बीच का। एक इंसान एक ही समय पर दिल्ली, सेंटर और अपने राज्य स्टेट दोनों का नेता नहीं रह सकता। उसे 14 डेज के भीतर अपनी राज्य वाली सीट छोड़नी होगी, नहीं तो उसकी पार्लियामेंट वाली सीट छिन जाएगी। इसके अलावा अगर कोई नेता डिफेक्शन, दल बदल करता है या किसी जुर्म में डिस्क्वालिफाइड, अयोग्य हो जाता है तो भी उसकी सीट खाली हो जाती है। 3. छुट्टी, इस्तीफा और प्रमोशन के नियम। अगर कोई नेता अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ना चाहे तो वो रेजिग्नेशन, इस्तीफा दे सकता है। वो अपना पत्र स्पीकर या चेयरमैन को देता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। अगर स्पीकर को लगा कि किसी ने उस नेता को डरा धमकाकर इस्तीफा लिखवाया है तो वो उसे स्वीकार, एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक और कड़ा नियम है स्कूल की हाजिरी जैसा। अगर कोई नेता बिना बताए 60 डेज 60 दिन तक पार्लियामेंट की मीटिंग में नहीं आता तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है और सीट खाली हो जाती है। इसमें छुट्टियों वाले दिन नहीं गिने जाते। अंत में कुछ और वजहें भी हैं जिनसे सीट खाली होती है। अगर कोर्ट कह दे कि नेता ने चुनाव में बेईमानी की है, इलेक्शन वॉइड, या उसे खराब बर्ताव के लिए एक्सपेल्ड, निकाल देना, कर दिया जाए, या फिर उसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या किसी राज्य का गवर्नर, राज्यपाल बना दिया जाए, तो उसे अपनी पार्लियामेंट वाली सीट छोड़नी पड़ती है। अगर कोई गलत तरीके से चुना गया है तो हाई कोर्ट उस चुनाव को रद्द कर सकता है और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। मेरे नन्हे दोस्त, अब तुम जान चुके हो कि भारत की संसद में कुर्सियां कैसे भरी और खाली की जाती हैं। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें इन सब नियमों को याद रखने के लिए एक छोटी सी याद रखने वाली ट्रिक, निमोनिक, सिखाऊं? बिल्कुल मेरे दोस्त, अब मैं तुम्हें वो जादू की ट्रिक सिखाऊंगा जिससे तुम बड़े बड़े IAS और नेताओं से भी ज्यादा स्मार्ट बन जाओगे। हम इस पूरी मुश्किल पढ़ाई को एक छोटी सी कहानी और कुछ नंबर्स में बांध देंगे। 1. नंबर्स का जादू, द नंबर गेम। सबसे पहले इन 3 नंबरों को अपनी उंगलियों पर याद कर लो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। 10 दिन, 10 डेज। अगर आप दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा में जीत गए तो चुनने के लिए सिर्फ 10 दिन मिलेंगे, वरना राज्यसभा वाली सीट बाय बाय हो जाएगी। 14 दिन, 14 डेज। अगर आप दिल्ली पार्लियामेंट और अपने राज्य स्टेट दोनों जगह जीत गए तो 14 दिन में राज्य वाली सीट छोड़नी होगी, वरना दिल्ली वाली सीट हाथ से निकल जाएगी।
60 दिन 60 डेज, ये है स्कूल की छुट्टी वाला नियम। अगर बिना बताए 60 दिन तक गायब रहे तो आपकी सीट खाली कर दी जाएगी। 2. एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन को याद रखने का आसान तरीका, इसे हम व्हिप और रिमोट कंट्रोल की कहानी कहते हैं। पार्टी का जो बड़ा नेता होता है उसके हाथ में एक व्हिप कोड़ा चाबुक होता है। ये कोड़ा असली नहीं होता बल्कि एक आदेश होता है। अगर नेता ने कहा बटन दबाओ तो आपको वही बटन दबाना होगा। अगर आपने अपनी मर्जी चलाई तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो क्लास के मॉनिटर यानी स्पीकर की तरह होते हैं, आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। बस याद रखना कि किहोटो केस में कोर्ट ने कहा था कि मॉनिटर का फैसला आखिरी नहीं है। अगर वो गलत करे तो जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट की दोबारा जांच हो सकती है। 3. सीट खाली होने के 5 दुश्मन। सोचो कि पार्लियामेंट की कुर्सी के 5 दुश्मन हैं जो नेता को नीचे गिरा सकते हैं। 1. डबल रोल, एक साथ 2 जगह मेंबर होना, जैसे ऊपर बताया 10 और 14 दिन वाले नियम। 2. डिस्क्वालिफिकेशन, जब आप कोई गलत काम करो या पार्टी बदलो, डिफेक्शन। 3. रेजिग्नेशन, इस्तीफा, जब आप खुद लेटर लिखकर कहो मुझे अब ये काम नहीं करना। 4. एब्सेंस, गैर हाजिरी, 60 दिन तक बिना बताए गायब रहना। 5. प्रमोशन, तरक्की, अगर आप प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या गवर्नर, राज्यपाल बन गए तो पुरानी कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। 4. चुनाव कैंसिल होने का रास्ता, अगर कोई बेईमानी करके जीत भी गया तो उसे डरना चाहिए हाईकोर्ट से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, एक ऐसी जादुई किताब है जो कोर्ट को पावर देती है कि वो गलत चुनाव को वॉइड, शून्य कैंसिल कर दे। और अगर नेता को लगे कि कोर्ट ने गलत किया तो वो सबसे बड़े दरबार यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। टीचर्स प्रो टिप, हमेशा याद रखना, एंटी डिफेक्शन लॉ को 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची कहते हैं। इसे याद करने के लिए सोचो कि 10 नंबर का काम, बुरा काम करने वालों को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची बनाई गई है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक छोटा सा सिनारियो हालात दूं और तुम मुझे बताओ कि उस नेता की सीट बचेगी या जाएगी? इससे तुम्हारी क्रिस्टल क्लियर समझ का टेस्ट हो जाएगा। नमस्ते मेरे छोटे चैंपियन। आज हम भारत की सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट, संसद के बारे में सब कुछ विस्तार से और दुनिया की सबसे सरल भाषा में समझेंगे। सैलरीज एंड अलाउंसेस, नेताओं की कमाई और खर्च। सबसे पहले बात करते हैं पैसों की। जैसे आपके पापा काम पर जाते हैं और उन्हें पैसे मिलते हैं, वैसे ही संसद के सदस्यों को, जिन्हें हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट MPs कहते हैं, काम के बदले सैलरीज, तनख्वाह और अलाउंसेस, भत्ता मिलते हैं। अलाउंस का मतलब होता है वो पैसा जो उन्हें घर, फोन या घूमने फिरने के खर्च के लिए मिलता है। मजे की बात यह है कि ये नेता खुद ही तय करते हैं कि उन्हें कितने पैसे मिलने चाहिए। हमारे देश की मूल किताब, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहते हैं, उसमें यह नहीं लिखा था कि काम छोड़ने के बाद इन नेताओं को पेंशन मिलेगी। लेकिन बाद में 1954 में नेताओं ने एक नया कानून बनाया जिसका नाम था सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट। इस कानून की वजह से अब उन्हें रिटायर होने के बाद भी पैसे मिलते हैं। द स्पेशल पिगी बैंक, खास गुल्लक। संसद में 2 बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, लोकसभा के स्पीकर, अध्यक्ष, और राज्यसभा के चेयरमैन, सभापति। इनके पैसे भारत के एक खास खजाने से आते हैं जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि कहते हैं। इसे आप देश का एक बहुत बड़ा पिग्गी बैंक समझ सकते हैं। इनके पैसों पर संसद में कोई वोटिंग नहीं होती। इसका मतलब है कि कोई भी इनकी तनख्वाह रोक नहीं सकता। ये इसलिए किया गया है ताकि ये दोनों बिना डरे और ईमानदारी से अपना काम कर सकें, क्योंकि इन्हें पता होता है कि कोई इनका पैसा नहीं काट पाएगा। द रेफरीज, काम संभालने वाले अधिकारी। संसद के 2 कमरे, हाउसेस होते हैं। लोकसभा के सबसे बड़े अधिकारी को स्पीकर कहते हैं और उनके मददगार को डेप्यूटी स्पीकर। इसी तरह राज्यसभा के बड़े अधिकारी को चेयरमैन और मददगार को डेप्यूटी चेयरमैन कहते हैं। अब सोचो, अगर ये दोनों बीमार हो जाएं या छुट्टी पर हों तो क्लास कौन संभालेगा?
इसके लिए पहले से ही 10-10 लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाती है, जिन्हें पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स लोकसभा के लिए और पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स राज्यसभा के लिए कहा जाता है। ये लोग बैकअप रेफरी की तरह होते हैं जो बड़े साहब की गैर मौजूदगी में मीटिंग चलाते हैं। द स्टोरी ऑफ द स्पीकर। स्पीकर शब्द कहाँ से आया? स्पीकर शब्द बहुत पुराना है और ये ब्रिटेन से आया है। पुराने जमाने में वहां की संसद कानून नहीं बनाती थी, बल्कि राजा से बस अपनी मांगें पिटिशंस मानती थीं। तब एक ऐसे निडर आदमी की जरूरत थी जो सबकी बात राजा के सामने जाकर बोल सके। वो इंसान पूरी सभा की तरफ से राजा से बात करता, स्पीक था, इसीलिए उसे स्पीकर कहा जाने लगा। भारत में भी पहले ऐसा ही होता था। 1921 से पहले अंग्रेजों का सबसे बड़ा अफसर, जिसे गवर्नर जनरल कहते थे, वही मीटिंग संभालता था। लेकिन 1921 में पहली बार भारत में स्पीकर का पद बनाया गया। फर्स्ट हीरोज ऑफ इंडिया, भारत के पहले नायक, भारत के इतिहास में विट्ठल भाई जे पटेल का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। वो पहले भारतीय थे जो 1925 में चुनाव जीतकर स्पीकर बने। उन्होंने अंग्रेजों को दिखा दिया कि हम भारतीय अपना शासन खुद चला सकते हैं। इसके बाद जब भारत पूरी तरह आजाद हुआ और 1952 में हमारे पहले चुनाव हुए, तब जीवी मावलंकर को पहला स्पीकर चुना गया। वो इतने महान थे कि उन्हें लोकसभा का पिता, फादर ऑफ द लोकसभा भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही संसद चलाने के सबसे बेहतरीन नियम बनाए थे। एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर यू, आपको सबसे बेस्ट बनाने के लिए आज के समय में 2025-26 लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं और राज्यसभा के चेयरमैन हमेशा भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जिनका नाम अभी जगदीप धनखड़ है। याद रखना, स्पीकर का काम क्लास में मॉनिटर जैसा होता है। अगर कोई नेता शोर मचाता है तो स्पीकर उसे चुप करा सकता है या क्लास से बाहर भी निकाल सकता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको यह भी समझाऊं कि अगर 2 गुटों में बराबर वोट पड़ जाएं, टाई हो जाए, तो स्पीकर अपना जादुई कास्टिंग वोट कैसे इस्तेमाल करता है? नमस्ते। अब हम इस पूरे विषय को दुनिया की सबसे सरल भाषा में समझेंगे। मैं तुम्हें ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे तुम एक छोटे बच्चे हो और मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त और टीचर। हम हिंदी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड्स, तकनीकी शब्द हैं, उन्हें इंग्लिश में ही रखेंगे ताकि तुम्हारी पढ़ाई एकदम इंटरनेशनल लेवल की हो। स्पीकर का चुनाव और समय, इलेक्शन एंड टेन्योर। सबसे पहले ये समझो कि स्पीकर कौन होता है। कल्पना करो कि तुम्हारी क्लास में 543 बच्चे हैं और उन सबको मिलकर देश चलाना है। अब इतने सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो शोर मच जाएगा, इसलिए उन्हें एक हेड मॉनिटर चाहिए। इसी मॉनिटर को हम स्पीकर ऑफ द लोकसभा कहते हैं। इसका चुनाव, इलेक्शन, उन 543 सदस्यों, मेंबर्स के बीच में से ही होता है। जैसे ही नई लोकसभा की पहली बैठक, फर्स्ट सिटिंग होती है, सबसे पहले स्पीकर को चुना जाता है। इस चुनाव की तारीख, डेट, भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति तय करते हैं। अगर कभी स्पीकर की कुर्सी खाली हो जाए, वैकेंसी, तो लोकसभा के सदस्य फिर से वोट डालकर किसी और को नया स्पीकर चुन लेते हैं। आमतौर पर स्पीकर तब तक अपनी कुर्सी पर रहता है जब तक लोकसभा का कार्यकाल 5 साल चलता है। लेकिन 3 ऐसी स्थितियां हैं जब उसे अपनी कुर्सी पहले छोड़नी पड़ सकती है। पहला, अगर वो लोकसभा का सदस्य, मेंबर ही न रहे। दूसरा, अगर वह खुद इस्तीफा, रेजिग्नेशन देना चाहे, ऐसे में वो अपना इस्तीफा डेप्यूटी स्पीकर, उपाध्यक्ष को लिखकर देता है। तीसरा, अगर लोकसभा के बहुमत सदस्य, मेजॉरिटी, उसे हटाना चाहें, लेकिन उसे हटाने के लिए एक रेजोल्यूशन प्रस्ताव लाना पड़ता है और उसे 14 दिन पहले,
14 डेज एडवांस नोटिस बताना पड़ता है कि भाई हम तुम्हें हटाने वाले हैं। जब स्पीकर को हटाने की बात चल रही हो तो वो बॉस बनकर ऊंची कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, कैनॉट प्रिसाइड। वो सदन में मौजूद रह सकता है, अपनी बात कह सकता है, स्पीक, और वोट भी डाल सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा नियम है। सामान्य दिनों में स्पीकर तभी वोट देता है जब मुकाबला टाई, इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाए, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं। पर जब उसे खुद हटाने की बात चल रही हो तो वो शुरू में तो वोट डाल सकता है, फर्स्ट इंस्टेंस, लेकिन टाई होने पर वोट नहीं डाल सकता। एक और जादुई बात याद रखना, जब लोकसभा भंग डिसॉल्व हो जाती है और सब घर चले जाते हैं तब भी स्पीकर अपना पद नहीं छोड़ता। वो तब तक बना रहता है जब तक नई लोकसभा की पहली मीटिंग न हो जाए। वो घर का वो बड़ा है जो चाबियां सौंपने के बाद ही जाता है। स्पीकर के काम और शक्तियां, रोल्स एंड फंक्शंस। स्पीकर का मुख्य काम है सदन की कार्यवाही को चलाना, कंडक्ट्स बिजनेस, और नियमों का पालन करवाना, रेगुलेट्स प्रोसीडिंग्स। वो ये सब भारत के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा की नियम पुस्तिका के हिसाब से करता है। वो सदन के अंदर नियमों का सबसे बड़ा और अंतिम व्याख्याकार, फाइनल इंटरप्रेटर होता है। मतलब अगर किसी नियम को लेकर बहस हो जाए कि इसका क्या मतलब है, तो स्पीकर ने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर है। हिज डिसीजन इज फाइनल। उसके फैसले को कोई चुनौती नहीं दे सकता। उसके पास कुछ खास रेजिडुअरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां भी होती हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए जो नियम पुस्तिका में नहीं लिखी है तो स्पीकर अपनी बुद्धि से निर्देश, डायरेक्शंस दे सकता है। वो किसी भी सदस्य या सरकार से जानकारी, इंफॉर्मेशन या सबूत, एविडेंसेस मांग सकता है ताकि वो सही फैसला ले सके। उदाहरण के लिए, जैसे क्लास में अगर कोई ऐसी शरारत हो जाए जिसका नियम डायरी में नहीं है तो प्रिंसिपल सर मौके पर जो फैसला लेंगे वही माना जाएगा। ठीक वैसे ही स्पीकर लोकसभा का अनुशासन बनाए रखने वाला सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। प्रोनाउंसिएशन गाइड, उच्चारण निर्देश। 1. प्रिजाइड माइनस अध्यक्षता करना। 2. रेजिग्नेशन माइनस इस्तीफा। 3. रेजोल्यूशन माइनस प्रस्ताव। 4. डिसॉल्व्ड माइनस भंग होना। 5. इंटरप्रेटर माइनस समझाने वाला या व्याख्या करने वाला। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बना कर दूं जिससे आप ये सब 1 मिनट में याद कर सकें? बहुत बढ़िया। एक मास्टर स्टूडेंट की तरह सब कुछ याद रखने के लिए ये सुपर इजी चार्ट और सारांश समरी आपके लिए है। इसे मैंने पैराग्राफ के रूप में और भी गहराई, डेप्थ से समझाया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह साफ हो जाए। स्पीकर के बारे में सब कुछ, द अल्टीमेट समरी। स्पीकर का चुनाव, द इलेक्शन। सबसे पहले याद रखें कि स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही होता है। जैसे ही चुनाव के बाद नए सांसद, एमपीएस आते हैं, वे अपने में से एक को अपना मुखिया चुनते हैं। इस चुनाव की तारीख प्रेसिडेंट तय करते हैं। अगर स्पीकर का पद अचानक खाली हो जाए तो फिर से चुनाव कराकर नया स्पीकर चुना जाता है। इसे ऐसे समझो जैसे क्लास शुरू होते ही टीचर बच्चों से कहती है, चलो अपने में से एक मॉनिटर चुन लो। कुर्सी छोड़ने के नियम, टेन्योर एंड लीविंग। आमतौर पर स्पीकर 5 साल तक अपने पद पर रहता है, लेकिन वो 3 तरीकों से पहले भी हट सकता है। 1. मेंबरशिप, अगर वो सांसद ही न रहे। 2. रेजिग्नेशन, अगर वह खुद काम छोड़ना चाहे तो अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को देता है। यहां लोग गलती करते हैं, याद रखना इस्तीफा प्रेसिडेंट को नहीं, डिप्टी स्पीकर को दिया जाता है। 3. रिमूवल, अगर लोकसभा के सदस्य उसे हटाना चाहें। इसके लिए उन्हें 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। हटाने की प्रक्रिया, द रिमूवल प्रोसेस। जब स्पीकर को हटाने के लिए चर्चा चल रही हो तो वो जज की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, वो नीचे सदस्यों के साथ बैठता है। वो कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है और भाषण, स्पीच भी दे सकता है। वो वोट भी डाल सकता है, जिसे फर्स्ट इंस्टेंस वोट कहते हैं। लेकिन अगर मामला 50-50 बराबर हो जाए तो वो फैसला करने वाला वोट, कास्टिंग वोट, नहीं डाल सकता। सबसे खास बात यह है कि जब लोकसभा भंग, डिसॉल्व हो जाती है तब भी स्पीकर अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता। वो तब तक बना रहता है जब तक कि अगली नई लोकसभा की पहली बैठक न हो जाए। स्पीकर की ताकत, रोल्स एंड फंक्शंस। स्पीकर लोकसभा का असली बॉस होता है। वो सदन के अंदर संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और नियमों, रूल्स का फाइनल इंटरप्रेटर, अंतिम व्याख्याकार होता है। इसका मतलब है कि अगर नियमों के अर्थ पर कोई झगड़ा हो तो स्पीकर की बात ही आखिरी मानी जाएगी। उसके पास रेजिडुअरी पावर्स होती हैं, यानी ऐसी शक्तियां जो कहीं लिखी नहीं हैं पर वो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकता है। वो किसी भी सदस्य या सरकार से सबूत, एविडेंसेस मांग सकता है। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण और याद रखने के लिए आसान उदाहरण। टेन्योर, समय या कार्यकाल।
जैसे आपका स्कूल का साल 12 महीने का होता है। डिसॉल्व्ड, डिसॉल्व्ड, खत्म होना, जैसे चीनी पानी में घुलकर खत्म हो जाती है, वैसे ही 5 साल बाद लोकसभा खत्म हो जाती है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, पुरानी मिसालें, जैसे पहले कभी ऐसा हुआ था तो आज भी वैसा ही करेंगे। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जैसे वर्तमान स्पीकर श्री ओम बिरला जी के कुछ बड़े फैसले बताऊं, जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आए? लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष के बारे में यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसे आपके लिए सबसे आसान भाषा में उदाहरणों के साथ और पैराग्राफ के रूप में समझा रहा हूं, ताकि एक बच्चा भी इसे समझ सके। लोकसभा का स्पीकर स्कूल के एक प्रिंसिपल या क्रिकेट मैच के अंपायर की तरह होता है। जैसे मैच में अंपायर ये तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत, वैसे ही स्पीकर संसद के अंदर सब कुछ संभालता है। स्पीकर को अपनी शक्तियां 3 जगहों से मिलती हैं: भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से, सदन के रूल्स ऑफ प्रोसीजर, नियमों की किताब से, और पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, संसदीय परंपराओं से। परंपराएं वे नियम होते हैं जो कहीं लिखे नहीं होते, लेकिन सालों से चले आ रहे हैं। स्पीकर का सबसे बड़ा काम सदन में ऑर्डर, व्यवस्था और डेकोरम, मर्यादा बनाए रखना है। अगर सदन में शोर शराबा हो रहा हो तो स्पीकर के पास आखिरी ताकत होती है कि वो सब कुछ चुप कराए और कार्यवाही को नियम के हिसाब से चलाए। अगर कभी सदन में काम करने के लिए जरूरी सदस्य मौजूद ना हो, जिसे क्वॉरम, गणपूर्ति कहते हैं, कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा, तो स्पीकर सदन को एडजर्न, स्थगित कर देता है या मीटिंग रोक देता है। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि स्पीकर शुरू में किसी भी मुद्दे पर वोट नहीं डालता, वह निष्पक्ष रहता है। लेकिन अगर किसी बिल पर हां और ना के वोट बराबर बराबर 50-50 हो जाएं, तो इस डेडलॉक गतिरोध को तोड़ने के लिए स्पीकर अपना वोट डालता है। इसे कास्टिंग वोट, निर्णायक मत कहा जाता है। मान लीजिए कि किसी नियम पर 100 लोग पक्ष में हैं और 100 विपक्ष में, तब स्पीकर का एक वोट फैसला कर देगा कि क्या होगा। कभी कभी लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी बिल को लेकर झगड़ा हो जाता है। ऐसे में राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक बुलाते हैं। इस बड़ी मीटिंग की अध्यक्षता भी लोकसभा का स्पीकर ही करता है। इसके अलावा अगर सरकार का नेता, जैसे प्रधानमंत्री, उनसे विनती करे तो वो सदन की सीक्रेट सिटिंग, गुप्त बैठक भी बुला सकते हैं। जब गुप्त बैठक होती है तो सदन के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति, जैसे जनता या मीडिया, को आने की अनुमति नहीं होती, जब तक कि स्पीकर खुद इजाजत न दें। ये देश की सुरक्षा जैसे बहुत जरूरी मुद्दों के लिए होता है। स्पीकर के पास एक और बहुत बड़ी ताकत होती है, ये तय करना कि कोई बिल, मनी बिल, धन विधेयक है या नहीं। उनका यह फैसला अंतिम होता है और इसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। जब वो इस बिल को राज्यसभा या राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो वो उस पर अपनी मुहर लगाते हैं, एंडोर्स, कि ये एक मनी बिल है। साथ ही अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है, जिसे डिफेक्शन या दल बदल कहते हैं, तो 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची के तहत उस सदस्य को डिस्क्वालीफाई, अयोग्य करने का अधिकार भी स्पीकर के पास ही होता है। अंत में स्पीकर संसद की कई समितियों, कमिटीज का मालिक होता है। वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के चेयरमैन, अध्यक्ष को चुनता है और उनके काम पर नजर रखता है। वो खुद भी 3 बहुत जरूरी समितियों का अध्यक्ष होता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जो तय करती है कि संसद में कब क्या काम होगा, रूल्स कमेटी, जो नियम बनाती है, और जनरल पर्पस कमेटी। इसके अलावा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में भी काम करता है और भारत के सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों की मीटिंग का भी नेतृत्व करता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको मनी बिल और साधारण बिल के बीच का अंतर विस्तार से समझाऊं?
This is your ultra-compact exam cheat sheet for the Speaker of the Lok Sabha. It is designed for maximum factual density and quick mental recall. Lok Sabha Speaker, High Yield Fact Sheet, 2026. Identity and Office. Constitutional Basis, Articles 93 to 97 of the Indian Constitution. Article 93. Election of Speaker and Deputy Speaker. Article 94. Vacation, resignation to Deputy Speaker, and removal. Current incumbent, 2026. Om Birla, elected for a second term in 2024. Status. 6th in the order of precedence, equal to Chief Justice of India. Tenure. From election until the first meeting of the next Lok Sabha. Continuity principle. Regulatory and legislative powers. Primary duty, maintaining order and decorum. Final power, no court jurisdiction over proceedings. Article 100. Casting vote. Only in case of a 50-50 tie to break deadlock. Quorum. Article 100. Adjourns House if attendance is less than 1/10 to the power of th of total strength. Joint sitting. Article 108. Presides over joint sessions of both houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. Secret sitting. Can order the gallery to be cleared at the request of the Leader of the House. Financial and disciplinary authority. Money bill. Article 110. Final authority to certify a bill as a money bill. This certificate is immune to judicial review and binding on the President. Anti-defection law. 10th schedule. Power to disqualify members for changing parties. Correction. While the Speaker's decision was once final, since the Kyoto Holohan case, 1992, it is subject to judicial review. 91st Amendment, 2003. Removed the split protection. Now requires 2/3 to the power of RD merger to avoid disqualification. Committees and ex officio roles appoints all chairmen of parliamentary committees. Direct chairman of 1. Business Advisory Committee sets the agenda. 2. Rules Committee. Procedural changes. 3. General Purpose Committee. Ex officio chairman. Indian Parliamentary Group. Inter-Parliamentary Union Liaison. Memory anchors and tips. The rule of 3 inches. Powers come from Constitution, rules, and conventions. The 110-10 rule, Article 110, Money Bill, and 10th Schedule, defection, are the Speaker's power tools. The tiebreaker anchor. Visualize the Speaker as a neutral referee who only touches the ball, votes, if the players are perfectly stuck, 50-50. Keyword trigger. Money joint order. Money bill. Joint sitting. Order in House. Daily revision tricks. 1. The 2-minute recall. Every morning, try to list the 3 committees the Speaker chairs without looking. BAC, Rules, GPC. 2. Flash link. Link Article 93, Election, with Article 100, Casting vote. Remember, 93 starts the job, 100 breaks the tie. 3. The mirror summary. Explain the money bill power to a friend or a mirror in 30 seconds. If you can explain it simply, you've mastered the concept. Would you like me to create a 5-question speed quiz based on this cheat sheet to test your memory right now? मेरे प्यारे छोटे दोस्त, आज हम भारत के सबसे पावरफुल इंसानों में से एक यानी स्पीकर ऑफ द लोकसभा अध्यक्ष के बारे में सब कुछ समझेंगे। मैं तुम्हें ये इतनी सरलता से समझाऊंगा कि तुम दूसरों को भी पढ़ा सकोगे। स्पीकर की कुर्सी बहुत इज्जत और ताकत वाली होती है। इसे हम इंडिपेंडेंस, आज़ादी और इम्पार्शियलिटी, बिना भेदभाव वाला होना कहते हैं। इसे समझने के लिए क्रिकेट अंपायर का उदाहरण लो। अगर अंपायर किसी एक टीम का दोस्त बन जाए तो मैच खराब हो जाएगा। इसीलिए स्पीकर को इंडिपेंडेंट रहना पड़ता है। उनकी ताकत और आज़ादी को बचाने के लिए भारत के संविधान में एक खास तिजोरी है जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि कहते हैं। स्पीकर की सैलरी, तनख्वाह और अलाउंसेस, भत्ते इसी तिजोरी से मिलते हैं। मजे की बात यह है कि संसद के लोग इस पर वोट नहीं कर सकते कि उन्हें कितने पैसे मिलेंगे। ये पहले से तय होता है। इससे फायदा यह है कि कोई नेता उन्हें डरा नहीं सकता कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारी सैलरी काट देंगे। उनकी सैलरी पूरी तरह सुरक्षित है ताकि वे बिना डरे सच का साथ दे सकें।
अब बात करते हैं उनकी सुरक्षा की। स्पीकर के कॉन्डक्ट, व्यवहार या काम करने के तरीके पर कोई भी ऐसे ही सड़क पर या संसद में बुराई नहीं कर सकता। अगर किसी को लगता है कि स्पीकर गलत कर रहे हैं तो उन्हें एक सब्सटैंटिव मोशन, मूल प्रस्ताव लाना पड़ता है। यह एक बहुत बड़ा और गंभीर कानूनी कागज होता है। बिना इसके कोई भी उनकी आलोचना नहीं कर सकता। इसके अलावा स्पीकर के पास एक खास पावर होती है जिसे कास्टिंग वोट, निर्णायक मत कहते हैं। जब संसद में किसी बात पर वोटिंग हो रही हो और हां और ना दोनों बराबर 50-50 हो जाएं, तब स्पीकर अपना वोट डालते हैं। वे हमेशा पुराने नियमों और कन्वेंशंस, परंपराओं के हिसाब से वोट देते हैं ताकि इंसाफ हो सके। भारत में स्पीकर को पॉलिटिकली न्यूट्रल, राजनीति से दूर रहने को कहा जाता है। जैसे ही कोई स्पीकर बनता है वो अपनी पार्टी की मीटिंग्स में जाना, रैलियां करना और प्रचार करना बंद कर देता है। हालांकि वो अपनी पार्टी का सदस्य बना रह सकता है, लेकिन वो सक्रिय राजनीति से डिसोसिएट अलग हो जाता है। उनकी इज्जत इतनी ज्यादा है कि भारत के ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, वरीयता क्रम में उनका नंबर 7 है। वे भारत के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश के बराबर खड़े होते हैं। इसका मतलब है कि वे देश के सभी बड़े मंत्रियों से भी ऊपर हैं। बस प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री उनसे आगे होते हैं। लेकिन यहां एक छोटी सी मुश्किल है जिसे पैराडॉक्स, विरोधाभास कहते हैं। भारत और ब्रिटेन के स्पीकर में फर्क है। ब्रिटेन में नियम है कि जो स्पीकर बनेगा उसे अपनी पार्टी से हमेशा के लिए रिजाइन, इस्तीफा देना होगा। वो पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाता है। वहां एक अच्छी परंपरा है कि अगले चुनाव में कोई भी दूसरी पार्टी स्पीकर के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करती ताकि वे आसानी से जीत सकें। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में स्पीकर को अगले चुनाव के लिए फिर से अपनी पार्टी से टिकट, चुनाव लड़ने की अनुमति मांगनी पड़ती है। अब सोचो, अगर स्पीकर अपनी पार्टी के खिलाफ सख्त फैसला लेगा तो शायद उसकी पार्टी उसे अगली बार टिकट न दे। इसीलिए कई बार ढिल्लों, BR भगत और बलराम जखर जैसे बड़े स्पीकर्स भी चुनाव हार गए। अंत में एक बहुत अच्छा सुझाव ये दिया जाता है कि हमें भी ब्रिटेन जैसा सिस्टम अपनाना चाहिए। हमें ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जो इंसान स्पीकर बनना चाहता है वो किसी पार्टी के नाम पर नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होकर चुनाव लड़े। और एक बार जब वो रिटायर हो जाए तो उसे जीवन भर के लिए पेंशन मिले ताकि उसे पैसों की चिंता ना हो। साथ ही उन्हें भविष्य में कोई और सरकारी नौकरी या राजनीतिक पद लेने से रोक देना चाहिए, सिवाय प्रेसिडेंट बनने के। इससे वे अपनी पूरी नौकरी के दौरान किसी के आगे नहीं झुकेंगे और हमेशा सच का साथ देंगे। ब्रिटेन में तो रिटायर होने के बाद स्पीकर को सीधे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ऊपरी सदन का मेंबर बना दिया जाता है, जिससे उनकी इज्जत हमेशा बनी रहती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण दूं जहां भारत के स्पीकर ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर बहुत साहसी फैसला लिया हो? नमस्ते मेरे नन्हे दोस्त। चलो आज हम भारत की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा के एक बहुत जरूरी इंसान, डिप्यूटी स्पीकर, उप अध्यक्ष के बारे में सब कुछ विस्तार से समझते हैं। कल्पना करो कि तुम्हारी क्लास में एक मॉनिटर है जिसे हम स्पीकर कहते हैं। लेकिन कभी कभी मॉनिटर बीमार हो सकता है या उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ सकता है। ऐसे समय में क्लास को संभालने के लिए एक असिस्टेंट मॉनिटर की जरूरत होती है जिसे हम डेप्यूटी स्पीकर कहते हैं। जब स्पीकर अपनी कुर्सी पर नहीं होते तो डेप्यूटी स्पीकर ही उस कुर्सी पर बैठते हैं और उनके पास वो सारी जादुई ताकतें, पावर्स आ जाती हैं जो स्पीकर के पास होती हैं। वो तय करते हैं कि कौन सा बच्चा MP बोलेगा और कौन चुप रहेगा। वो क्लास के सारे नियमों, रूल्स ऑफ प्रोसीजर का पालन करवाते हैं। अब बात करते हैं कि ये डेप्यूटी स्पीकर बनता कैसे है। जैसे क्लास के बच्चे मिलकर अपना मॉनिटर चुनते हैं, वैसे ही लोकसभा के सभी सदस्य मेंबर्स अपने बीच में से ही किसी एक को डेप्यूटी स्पीकर चुनते हैं। इसका चुनाव, इलेक्शन तब होता है जब स्पीकर का चुनाव हो चुका होता है। मजे की बात यह है कि डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव की तारीख, डेट खुद स्पीकर तय करते हैं। अगर कभी ये जगह खाली हो जाए तो फिर से चुनाव करके नया डेप्यूटी स्पीकर चुन लिया जाता है। ये डेप्यूटी स्पीकर अपनी कुर्सी पर कब तक बैठता है?
आमतौर पर जब तक लोकसभा चलती है यानी 5 साल तक, तब तक वो अपने पद पर रहता है। लेकिन 3 तरीकों से वो अपनी कुर्सी पहले भी छोड़ सकता है। पहला, अगर वो लोकसभा का सदस्य मेंबर ही न रहे। दूसरा, अगर उसका मन बदल जाए और वो खुद इस्तीफा रेजिग्नेशन दे दे। यहां याद रखना कि डेप्यूटी स्पीकर अपना इस्तीफा स्पीकर को लिख कर देता है। और तीसरा तरीका है उसे हटाना, रिमूवल। अगर क्लास के ज्यादातर बच्चे मेजॉरिटी चाहें तो वो उसे हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसे 14 दिन पहले सावधान एडवांस नोटिस करना पड़ता है ताकि वो अपनी बात कह सके। क्या आपको पता है कि डेप्यूटी स्पीकर को पैसे, सैलरी कहां से मिलते हैं? उसे सरकार के एक बहुत बड़े गुल्लक से पैसे मिलते हैं जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं। ये पैसा उसे मिलना ही मिलना है, इसे कोई रोक नहीं सकता। एक और मजेदार बात यह है कि जब कोई स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर बनता है तो उसे कोई अलग से कसम ओथ नहीं खानी पड़ती। वो पहले ही सदस्य ओएमपी बनते समय कसम खा चुका होता है, इसलिए दोबारा कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत से लोग सोचते होंगे कि डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर का नौकर या छोटा कर्मचारी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो स्पीकर के नीचे सबॉर्डिनेट काम नहीं करता। वो सीधे लोकसभा हाउस को जवाबदेह होता है। उसके पास एक बहुत खास ताकत, स्पेशल प्रिविलेज होती है। जब भी संसद में कोई छोटी टीम या कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है और उसमें डेप्यूटी स्पीकर को शामिल किया जाता है, तो वो अपने आप उस टीम का कैप्टन, चेयरमैन बन जाता है। उसे चुनने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली बॉस बन जाता है। जब डेप्यूटी स्पीकर बड़ी कुर्सी पर बैठा होता है तो वो शुरू में वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि उसे निष्पक्ष रहना होता है। लेकिन अगर किसी बात पर हाँ और ना करने वालों की संख्या बराबर टाई हो जाए तो वो अपना आखिरी और फैसला सुनाने वाला वोट डाल सकता है, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं। लेकिन याद रखना, अगर उसे पद से हटाने के लिए वोटिंग हो रही हो तो वो कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। हाँ, वो क्लास में मौजूद रह सकता है, अपनी बात कह सकता है, लेकिन उस समय वो हेड मॉनिटर नहीं बन सकता। जब असली स्पीकर अपनी कुर्सी पर बैठा होता है तब डेप्यूटी स्पीकर बिल्कुल एक आम बच्चे, ऑर्डिनरी मेंबर की तरह होता है। उस समय वो अपनी सीट पर बैठकर भाषण दे सकता है, बहस कर सकता है और हर बात पर वोट भी डाल सकता है। साल 1996 11th लोकसभा से एक अच्छी परंपरा, कंसेंसस चली आ रही है कि स्पीकर हमेशा जीतने वाली पार्टी, रूलिंग पार्टी का होगा और डेप्यूटी स्पीकर हमेशा हारने वाली या मुख्य विपक्षी पार्टी, मेन ऑपोजिशन पार्टी का होगा। इससे क्लास में संतुलन बना रहता है और सबको लगता है कि फैसला बराबरी का है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए एक छोटा सा चार्ट बनाऊं जिससे आप ये सब 1 मिनट में याद कर सकें? बहुत बढ़िया, ये रहा तुम्हारा सुपर हीरो चार्ट, जिसे देखकर तुम 1 मिनट में सब कुछ याद कर लोगे। इसके बाद मैंने तुम्हारे लिए कुछ ट्रिकी पॉइंट्स भी लिखे हैं जो तुम्हें पूरी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट बना देंगे। Deputy Speaker, Quick Revision Chart. सवाल, क्वेश्चंस। जवाब, आंसर्स। कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य अपने बीच में से, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। चुनाव की तारीख कौन तय करता है? स्पीकर, अध्यक्ष तय करते हैं। इस्तीफा, रेजिग्नेशन किसे देते हैं? स्पीकर को। दोनों एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं। सैलरी कहां से आती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से। क्या अलग से कसम ओथ लेनी पड़ती है? नहीं, क्योंकि वो एमपी बनते समय कसम ले चुके होते हैं। सबसे बड़ी ताकत, स्पेशल पावर, किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य बनते ही वो उसके चेयरमैन बन जाते हैं। वोट कब डालते हैं? सिर्फ टाई होने पर, इसे कास्टिंग वोट कहते हैं। परंपरा, ट्रेडिशन क्या है? वो अक्सर ऑपोजिशन पार्टी, विपक्ष से होते हैं। कुछ जरूरी बातें जो तुम्हें सुपर इंटेलिजेंट बनाएंगी। 1. सबॉर्डिनेट वाली बात का मतलब आसान भाषा में समझो। डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर का जूनियर या छोटा भाई नहीं है। वो एक स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट अधिकारी है। अगर स्पीकर उसे कोई गलत हुक्म दे तो वो उसे मानने के लिए मजबूर नहीं है। वह सिर्फ लोकसभा के नियमों के प्रति वफादार होता है। 2. कुर्सी का जादू, प्रिसाइडिंग। जब डेप्यूटी स्पीकर अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठता है तो उसे सब लोग मिस्टर स्पीकर या सर कहकर बुलाते हैं। उस समय उसके पास वो सारी ताकतें होती हैं जो देश के संविधान ने स्पीकर को दी हैं। वो किसी को भी क्लास हाउस से बाहर निकाल सकता है अगर कोई बदमाशी करे। 3. जब हटाने की बात चले, रिमूवल रेजोल्यूशन। सोचो अगर क्लास में वोटिंग हो रही है कि क्या इस मॉनिटर को हटा देना चाहिए, तब वो मॉनिटर खुद जज बनकर नहीं बैठ सकता। उस समय डेप्यूटी स्पीकर नीचे सबके साथ बैठता है। वो बोल सकता है, अपना बचाव कर सकता है, लेकिन वो फैसला प्रिसाइड नहीं कर सकता। 4. 11वीं लोकसभा का सच। 1996 से पहले अक्सर सरकार अपनी ही पार्टी के बंदे को दोनों कुर्सियों पर बिठा देती थी, लेकिन फिर सबने मिलकर तय किया कि भाई ये तो नाइंसाफी है,
इसलिए अब स्पीकर सरकार का होता है और डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष ऑपोजिशन का, ताकि क्लास में पूरी तरह से ईमानदारी बनी रहे। क्या तुम चाहते हो कि मैं इस पर तुम्हारा एक छोटा सा मॉक टेस्ट क्विज लूं, ताकि हम देख सकें कि तुम अब इसके मास्टर बने या नहीं? नमस्ते मेरे नन्हे दोस्त। आज हम भारत की लोकसभा के उन खास लोगों के बारे में बात करेंगे जो वहां के मॉनिटर या क्लास टीचर की तरह काम करते हैं। मैं तुम्हें ये सब इतनी आसानी से समझाऊंगा कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। हम हर बात को छोटे छोटे टुकड़ों में समझेंगे। 1. पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स, 10 मददगार लीडर्स का ग्रुप। सोचो कि तुम्हारी क्लास के सबसे बड़े मॉनिटर स्पीकर बाली और उनके सहायक मॉनिटर डेप्यूटी स्पीकर आज स्कूल नहीं आए हैं। अब क्लास में शोर न हो, इसके लिए स्पीकर पहले से ही 10 बच्चों का एक ग्रुप चुनकर रखते हैं। इसे ही पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स कहते हैं। लोकसभा के नियमों के हिसाब से स्पीकर अपने सदस्यों में से ज्यादा 10 लोगों को इस लिस्ट के लिए चुनते हैं, नॉमिनेट्स। जब असली स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों मौजूद नहीं होते, एब्सेंस, तब इन 10 लोगों में से कोई भी एक उस बड़ी कुर्सी पर बैठकर मीटिंग चला सकता है, प्रिसाइड। जब वो उस कुर्सी पर बैठते हैं तो उनके पास स्पीकर जितनी ही पूरी ताकत पावर्स होती है। यह पैनल तब तक बना रहता है जब तक कोई नया पैनल न चुन लिया जाए। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखनी है। अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बीमार हैं या कहीं बाहर गए हैं, जिसे एब्सेंस कहते हैं, तभी ये 10 लोग काम करेंगे। लेकिन अगर स्पीकर ने नौकरी छोड़ दी है या उनकी सीट पूरी तरह खाली वेकेंट है, तब ये 10 लोग कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। ऐसी स्थिति में देश के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, किसी एक सदस्य को काम संभालने के लिए नियुक्त करते हैं। और अगर किसी दिन ऐसा हो कि स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और इन 10 लोगों में से भी कोई वहां न हो, तो वहां मौजूद बाकी सदस्य आपस में तय करते हैं कि आज मीटिंग कौन संभालेगा। 2. स्पीकर प्रो टेम, सिर्फ कुछ दिनों का अस्थायी बॉस। अब कल्पना करो कि एक पुरानी क्लास खत्म हो गई और एकदम नई क्लास शुरू हो रही है। हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जैसे ही नई लोकसभा की पहली मीटिंग होने वाली होती है, पिछले वाले स्पीकर को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है, वेकेट। अब पहली ही मीटिंग में कोई तो बॉस चाहिए ना। इसीलिए प्रेसिडेंट एक सदस्य को स्पीकर प्रो टेम, अस्थायी अध्यक्ष, चुनते हैं। आमतौर पर जो सदस्य सबसे ज्यादा बार जीत कर आया हो और सबसे अनुभवी हो, सीनियर मोस्ट मेंबर, उसे ही इस काम के लिए चुना जाता है। प्रेसिडेंट खुद उस व्यक्ति को शपथ ओथ दिलाते हैं। इस स्पीकर प्रो टेम के पास भी स्पीकर की तरह सारी शक्तियां होती हैं। इनका काम बहुत छोटा लेकिन बहुत जरूरी होता है। इनका पहला मुख्य काम है नए चुनकर आए सभी सदस्यों को शपथ ओथ दिलाना, ताकि वे अपना काम शुरू कर सकें। इनका दूसरा काम है सदन में नए और पक्के स्पीकर का चुनाव करवाना, इलेक्ट। जैसे ही सदन अपना नया और स्थायी स्पीकर चुन लेता है, स्पीकर प्रो टेम का पद अपने आप खत्म हो जाता है, सीजेस टू एग्जिस्ट। उन्हें कोई इस्तीफा या रेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। यह एक बहुत छोटी अवधि के लिए बनाया गया पद है। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण गाइड। 1. नॉमिनेट्स माइनस नाम चुनना। 2. प्रिसाइड माइनस सभा का अध्यक्ष होना। 3. एब्सेंस माइनस अनुपस्थिति, हाजिर न होना। 4. वेकेंट माइनस पद का खाली होना। 5. प्रो टेम माइनस कुछ समय के लिए। 6. ओथ माइनस शपथ या कसम। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपसे इन दोनों पदों के अंतर को लेकर कुछ सवाल पूछूं, ताकि आपकी तैयारी और पक्की हो जाए? बहुत बढ़िया, ये रहा तुम्हारा मास्टर क्विज। पहले तुम खुद आंसर सोचने की कोशिश करना, फिर नीचे दिए गए सही उत्तरों से मिलाना।
इससे तुम्हारा दिमाग एकदम सुपर कंप्यूटर की तरह तेज हो जाएगा। Lok Sabha Leadership Quiz. प्रश्न 1। अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों किसी काम से शहर के बाहर गए हैं, एब्सेंट हैं, तो उनकी जगह कुर्सी पर बैठने के लिए सबसे पहले किसे बुलाया जाएगा? ए, राष्ट्रपति को, और बी, किसी भी नए सदस्य को, सी, पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स में से किसी एक को। प्रश्न 2। पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स में ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं? ए 5, बी 10, सी 20। प्रश्न 3। जब नई लोकसभा का पहला दिन होता है और अभी तक कोई स्थायी स्पीकर नहीं चुना गया है, तब मीटिंग कौन चलाता है? ए, स्पीकर प्रो टेम, बी, प्रधानमंत्री, सी, पुराना स्पीकर। प्रश्न 4। स्पीकर प्रो टेम को शपथ ओथ कौन दिलाता है? ए, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, बी, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, सी, पिछला स्पीकर। प्रश्न 5। मान लो स्पीकर ने अपनी नौकरी से इस्तीफा, रेजिग्नेशन दे दिया है और पद खाली, वेकेंट है। क्या ऐसी स्थिति में पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स का कोई सदस्य सदन चला सकता है? ए, हाँ बिल्कुल। ए, बी, नहीं, क्योंकि पद खाली, वेकेंट होने पर नियम अलग होते हैं। उत्तर, आंसर्स और सरल व्याख्या, सिंपल एक्सप्लेनेशन। उत्तर 1, सी, पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स में से किसी एक को। व्याख्या, जब बॉस और असिस्टेंट बॉस दोनों छुट्टी पर हों तो बैकअप टीम पैनल ऑफ 10 ही काम संभालती है। उत्तर 2, बी, 10 सदस्य। व्याख्या, नियम साफ कहता है कि इस पैनल में 10 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। उत्तर 3, ए, स्पीकर प्रोटेम। व्याख्या, पहले दिन पुरानी क्लास का मॉनिटर जा चुका होता है, इसलिए राष्ट्रपति एक अस्थायी मॉनिटर प्रोटेम भेजते हैं। उत्तर 4, बी, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। व्याख्या, स्पीकर प्रोटेम को राष्ट्रपति खुद अपने पास बुलाकर शपथ दिलाते हैं ताकि वो पहले दिन का काम शुरू कर सकें। उत्तर 5, बी, नहीं। व्याख्या, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर कुर्सी सिर्फ खाली, एब्सेंट है तो पैनल काम करेगा, लेकिन अगर नौकरी छोड़ दी गई है या पद खाली, वेकेंट है, तो पैनल के पास पावर नहीं होती। तब राष्ट्रपति किसी और को काम सौंपते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको यह समझाऊं कि असल में स्पीकर का चुनाव इलेक्शन कैसे होता है, या हम किसी और नए टॉपिक पर चलें? बहुत बढ़िया सवाल। अब हम सीखेंगे कि स्पीकर, लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष का चुनाव, इलेक्शन कैसे होता है। इसे मैं तुम्हें दुनिया की सबसे आसान भाषा में समझाता हूं, जैसे कोई कहानी हो। स्पीकर का चुनाव एक शानदार कहानी की तरह। 1, चुनाव की तारीख कौन तय करता है? द डेट फिक्सर। जब नई लोकसभा पहली बार मिलती है और स्पीकर प्रोटेम सबको शपथ दिला देते हैं, तब बारी आती है पक्के स्पीकर को चुनने की। सबसे पहले देश के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, एक तारीख चुनते हैं। वो कहते हैं, इस दिन हम अपना नया स्पीकर चुनेंगे। ये याद रखना कि तारीख प्रेसिडेंट ही तय करते हैं। 2, नाम कैसे आगे बढ़ाया जाता है? द प्रपोजल। चुनाव के लिए कोई भी सदस्य किसी दूसरे सदस्य का नाम आगे बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, मान लो मेंबर ए खड़ा होकर कहता है, मैं चाहता हूं कि मेंबर बी हमारे स्पीकर बने। फिर एक दूसरा सदस्य कहता है, हाँ, मैं इस बात का समर्थन, सपोर्ट करता हूं। इसे प्रपोजल और सेकेंडिंग कहते हैं। 3, चुनाव की प्रक्रिया, द वोटिंग प्रोसेस। अगर सिर्फ एक ही सदस्य का नाम सामने आता है तो उन्हें बिना किसी लड़ाई के चुन लिया जाता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग इस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं तो वोटिंग होती है। लोकसभा के सारे सदस्य, मेंबर्स, मिलकर वोट डालते हैं। जिस व्यक्ति को आधे से ज्यादा सदस्यों का साथ, सिंपल मेजॉरिटी मिल जाता है, वो जीत जाता है और नया स्पीकर बन जाता है। 4, चुनाव के बाद क्या होता है? द वेलकम सेरेमनी। जैसे ही नया स्पीकर चुन लिया जाता है, स्पीकर प्रोटेम, अस्थायी बॉस, अपनी कुर्सी से हट जाते हैं। फिर देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नए स्पीकर को सम्मान के साथ उनके बड़े सिंहासन, चेयर तक लेकर जाते हैं। अब से वो पूरी लोकसभा के कैप्टन बन जाते हैं। याद रखने वाली खास बातें, टिप्स टू बी द बेस्ट। सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत। जीतने के लिए बस आधे से एक ज्यादा वोट चाहिए। जैसे अगर 100 लोग वोट दे रहे हैं तो जिसे 51 वोट मिल गए वो जीत गया। इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। जैसे ही स्पीकर का चुनाव खत्म हो जाता है, उसके कुछ समय बाद डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव भी इसी तरह किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव की तारीख स्पीकर तय करते हैं, ना कि राष्ट्रपति। न्यूट्रलिटी, निष्पक्षता। एक बार जब कोई स्पीकर बन जाता है तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं लेगा, बल्कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण गाइड। 1, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी माइनस बहुमत। ज्यादा लोग जिसकी तरफ हों।
2. प्रपोजल प्रपोजल माइनस प्रस्ताव, किसी का नाम आगे बढ़ाना. 3. न्यूट्रल न्यूट्रल माइनस निष्पक्ष, किसी का साथ न देना, सिर्फ सच का साथ देना. क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर स्पीकर को हटाना हो, रिमूवल, तो उसका क्या तरीका है, या आप कुछ और पूछना चाहेंगे?